सॉल्ट की जो 5वीं वीडियो है उसमें हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो कि इसका 5th पार्ट है उसमें हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली सॉल्ट होते क्या है? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो कि एसिड और रिएक्शन, जब एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करता है तब बनता है। जैसे यहाँ पर HCl है और NaOH है, तो HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो NaCl सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। टाइप्स ऑफ सॉल्ट हमारे पास कितने तरह के होते हैं? एक नॉर्मल सॉल्ट होता है। नॉर्मल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बनते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इनिशियल जब ये चैप्टर शुरू हो रहा था इनिशियली, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम लिखवाए थे, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम लिखवाए थे। तो अगर आप वहां देखोगे तो आपको HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा और जो बेस है वो NaOH एक बेस मिलेगा। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसका Na और इसका Cl मिलकर के NaCl बना लेगा और इसका H और इसका OH मिलकर के H2O बना लेगा। इसी तरह से HCl एक एसिड है और KOH एक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर भी सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर बनेगा। इसी तरह से H2SO4 है, इसका रिएक्शन KOH से कराएंगे। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और KOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका जब रिएक्शन होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा। नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। इसका NaOH से जब आप रिएक्शन कराएंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो सोडियम नाइट्रेट और वाटर बन जाएगा। दूसरी तरह की एसिड देखते हैं, एसिडिक। दूसरी तरह का सॉल्ट होता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं, द सॉल्ट स्टिल कंटेन सम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, दैट मीन्स that the neutralization of acid by base is not completely completed। इसमें क्या होता है, ऐसे एसिड जिनके अंदर अगर मान लीजिए सॉल्ट बनने के बावजूद भी हाइड्रोजन आयन पाया जा रहा है तो वो एक एसिडिक सॉल्ट होगा। जैसे यहाँ आप देखो इस वाले में, इसमें आप देखो ये जो सॉल्ट बन रहा है इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन ये जो सॉल्ट बन रहा है आपका, इसमें देखिए यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये कहते हैं कि एसिडिक सॉल्ट वे सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो सॉल्ट बनता है उसके अंदर भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसी तरह से बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर OH ग्रुप पाया जाता है जब सॉल्ट बनता है। मतलब सॉल्ट बनने के बावजूद भी अगर OH ग्रुप पाया जा रहा है तो वो एक बेसिक सॉल्ट है। चौथी तरह का जो सॉल्ट होता है वो होता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या है? व्हेन टू डिफरेंट नॉर्मल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड विथ ईच अदर इन इक्विमोलर। अगर दो अलग अलग तरह के सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट को हम एक ही अनुपात में मिलाते हैं तो जो सॉल्ट तैयार होता है उसको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये फार्मूला है फिटकरी का, जिसे हम शेविंग के बाद में जो जेंट्स होते हैं उसे लगाते हैं। तो इसका फार्मूला है फिटकरी का। तो ये देखिए दो तरह के सॉल्ट से मिलकर के बना है, पोटेशियम के सॉल्ट से, और पोटेशियम का सॉल्ट है और एल्युमिनियम का सॉल्ट है। इन दोनों को मिला करके हमारे पास ये सॉल्ट बना है, इसीलिए ये डबल सॉल्ट है। तो जब दो तरह के सॉल्ट अवेलेबल हो, सॉल्ट आपको पता है कि एसिड और बेस के रिएक्शन से आपस में बनते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें कौन सी एसिड और कौन सा बेस है, तो आप बताएंगे कि जो बेस वाला पार्ट होता है वो हमेशा आगे होता है और जो एसिड वाला पार्ट होता है वो हमेशा पीछे होता है। तो बेस K है तो K से कौन सा बेस बन सकता है? KOH बन सकता है। और H2SO4 है, सॉरी SO4 है तो SO4 किससे बन सकता है? H2SO4 से। इसी तरह से Al2SO4 के होल थ्राइस में जो बेस है वो क्या है हमारे पास? AlOH का थ्राइस है और H2SO4 हमारे पास एक एसिड है। तो इस तरह से ये हम देखेंगे। फैमिली ऑफ सॉल्ट, अगर किसी भी सॉल्ट के अंदर Cl ग्रुप लगा होता है, लास्ट में Cl लगा होता है, तो हम ये पहचान करते हैं कि वो फैमिली जो है वो एक क्लोराइड की फैमिली है। इसी तरह अगर किसी सॉल्ट के पीछे NO3 ग्रुप लगा होता है तो हम ये पहचान करते हैं
कि वो सॉल्ट हमारे पास क्या है, नाइट्रेट का सॉल्ट है। अगर इसी तरह से किसी सॉल्ट के पीछे SO4 लगा होता है तो हम ये पहचान करते हैं कि वो हमारे पास सल्फेट का सॉल्ट है। इसी तरह से अगर किसी के पीछे CO3 लगा है तो वो कार्बोनेट का सॉल्ट है। फैमिली ऑफ बेस में बात करें तो फैमिली ऑफ सॉल्ट ऑफ बेस इज डिपेंड अपॉन द nature of the base. It means if the base contain Na salt, will sodium in the same way, potassium के लिए K, Al के लिए Al के लिए Al का बेस है, जैसे एल्युमिनियम का बेस है, ये पोटेशियम का बेस है। Na अगर होगा, NaOH क्या है, सोडियम का बेस है। Ca क्या है, कैल्शियम का बेस है। तो इस तरीके से ये हमारे पास बेसिस की फैमिली है। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने के लिए। हमारे सिलेबस में जो कंपाउंड है उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे अगर आपको पेपर में दे दिया कि भाई कॉमन सॉल्ट है, तो कॉमन सॉल्ट का क्या नाम है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, उसका केमिकल नेम क्या होगा, ठीक है, और उसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल नेम कॉमन नेम होता है या जनरल नेम होता है वो तो टेबल सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट होता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। इसको लैब में कैसे बनाया जाता है, जब हम NaOH का रिएक्शन HCl से कराएंगे तो यहाँ पर आपके पास मतलब एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से हम सॉल्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर अगर हमारे पास कॉमर्शियल प्रिपरेशन देखें, मतलब अगर हमको प्रोडक्शन करना है इसका, जैसे जो नमक है जो हमारे घर में हम यूज करते हैं या करोड़ों लोग यूज करते हैं, तो वो नमक न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस से नहीं बनाया जाता है, उसको हम इवापोरेशन ऑफ सी वाटर से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसमें, तो देखिए डायग्राम में मैंने बनाया है कि यहाँ पर जो समुद्र होता है, सी होता है, उसके दूरी पर कुछ दूरी पर हम छोटे छोटे पिट्स बना देते हैं। तो जब उनकी वेव्स आती हैं तो उन वेव से जो पानी होता है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। कि पानी इसके अंदर भर जाएगा और पानी भरने के बाद जब सनलाइट इसके ऊपर ट्रैप करेंगी तो इससे क्या होगा, वाटर इवापोरेट करेगा। और जब इसके अंदर से पानी इवापोरेट करेगा तो इसके अंदर कुछ समय के बाद जो है सॉल्ट बच जाएगा। और जब ये सॉल्ट बचेगा तो यही सॉल्ट हमारे पास क्या है, NaCl है। लेकिन अभी ये अनआयोडाइज्ड है तो इसके अंदर हम आयोडीन को मिलाते हैं। अगर हम आयोडीन को इसमें नहीं मिलाएंगे तो हमको ग्वाइटर हो जाएगा। तो ये एक अनआयोडाइज्ड सॉल्ट है। तो अनआयोडाइज्ड सॉल्ट को आयोडाइज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर आयोडीन को मिलाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। दूसरे सॉल्ट की हम बात कर लेते हैं, रॉक सॉल्ट की बात कर ले। रॉक सॉल्ट जो होता है, जैसे कोयला जो होता है, जो कोल माइंस में क्या होता है, दबा हुआ होता है, उसी तरह जो रॉक सॉल्ट होते हैं वो भी अंडरग्राउंड दबे हुए होते हैं। तो ये रॉक सॉल्ट है। इनका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, इसका इस्तेमाल हम टेबल सॉल्ट के रूप में करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है किसी चीज को बचाना। तो मछली वगैरह होती है, तो मछली सड़े ना, खराब ना हो, इसके लिए हम उसमें उसको प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में बनाते हैं। इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड, सोडियम के कंपाउंड बनाने में करते हैं। इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सोप, जब हम साबुन को बनाते हैं तो साबुन हार्ड बने, साबुन सॉफ्ट ना रहे, हार्ड हो, क्योंकि अगर बहुत सॉफ्ट रहेगा तो उसको छूते ही वो टूट जाएगा। तो इसीलिए साबुन में हार्डनेस के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। दूसरा, जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं जहां पर बर्फ बहुत सारी जमा हो जाती है, तो उनकी बर्फ को पिघलाने के लिए हम नमक डालते हैं। रोड्स पे जो क्रेन्स होती हैं, क्रेन्स में बहुत सारा नमक होता है, तो उसको जहाँ पे बर्फ जमा होती है वहां डाल देते हैं तो बर्फ पिघल जाती है। दूसरे कंपाउंड की अगर हम बात करें तो दूसरा कंपाउंड है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल नेम होता है, सॉरी कॉमन नेम होता है, वो कास्टिक सोडा होता है। इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका केमिकल फार्मूला NaOH होता है। इसको हम बनाते कैसे हैं, इसको हम NaCl की हाइड्रोलिसिस से बनाते हैं। तो NaCl क्या है हमारे पास, नमक है, नमक के अंदर पानी मिला देते हैं और फिर उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारे पास इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनमें क्लोरीन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है और NaOH बनता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द प्रिपरेशन ऑफ NaOH इज कॉल्ड फ्लोर एल्कली प्रोसेस। NaOH की प्रिपरेशन या फिर कास्टिक सोडे की प्रिपरेशन
या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग बेसेस आर एल्कली। तो ये हमारे पास एल्कली हो गया। तो जब ये बनता है तो इसी के साथ, ठीक है, जब ये बनता है तो इसी के साथ क्लोरीन गैस भी निकलती है। जब ये क्लोरीन गैस निकलती है तो चूंकि एल्कली भी बन रहा है और क्लोरीन गैस भी बन रही है, तो इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोरीन गैस जो होती है वो एनोड पर ऑब्टेन हो जाती है, और जो NaOH होता है वो कहाँ पे ऑब्टेन होता है? NaOH जो ऑब्टेन होता है वो कैथोड पे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोरीन गैस कहाँ ऑब्टेन होती है और NaOH कहाँ ऑब्टेन होता है, तो आप उनको बता सकते हैं कि क्लोरीन गैस जो होती है वो एनोड पर इकट्ठा होती है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड जो होता है चूंकि वो नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वहां पर NaOH इकट्ठा होता है। NaOH का यूज पढ़ लें, क्योंकि अलग अलग यूज पूछे जाते हैं। NaOH का इस्तेमाल होता है साबुन और डिटर्जेंट्स को बनाने में, इसका इस्तेमाल नमक को बनाने में किया जाता है, इसका इस्तेमाल पेपर को बनाने में किया जाता है, इसका इस्तेमाल एल्युमिनियम को उसके और बॉक्साइट से निकालने में किया जाता है, इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने वाली कंपनी में किया जाता है। यूजेस ऑफ क्लोरीन की बात कर लें, क्लोरीन एक का इस्तेमाल एज ए डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं। मतलब किसी भी चीज को, मतलब अगर वो इम्प्योर है तो उसको प्योर करने में करते हैं। इट इज यूज इन द मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में करते हैं। जैसे पानी वगैरह होता है, जब पानी बहुत गंदा होता है तो उसको क्लीन करने के लिए उसमें हम क्लोरीन की टेबलेट्स वगैरह मिलाते हैं। इट इज यूज एज ए सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीन्स में हम एज ए सॉल्वेंट इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे चले हम, हाइड्रोजन का क्या इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम रॉकेट फ्यूल में करते हैं, रॉकेट में जो ईंधन भरी जाती है उसमें करते हैं। इसका इस्तेमाल वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी बनाने में हम करते हैं। इस वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी क्या है? जो वनस्पति हम बनाते हैं, वनस्पति रिफाइंड है, डालडा है, ये बनाते हैं, तो ये वनस्पति घी है। इसका इस्तेमाल हम CH3OH मेथनॉल को बनाने में करते हैं। इसका इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर्स में करते हैं। इसी तरह इस प्रोसेस में कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन में जो HCl बनता है उसका इस्तेमाल हम बैटरी बनाने में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं, प्लास्टिक लाइक PVC वगैरह बनाने में करते हैं। इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ क्लोराइड्स लाइक NH4Cl, क्लोराइड्स वगैरह बनाने में करते हैं। यहाँ पर एक चीज है NaClO, इसका नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल जो है वो हम NaOH और Cl2, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो किससे मिलकर के बनता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा आपके पास क्लोरीन और NaOH को मिलाने से बनेगा। और इस समय सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल आप देख रहे हो सैनिटाइजेशन में बहुत किया जाता है। वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा जो तीसरा कंपाउंड है, वॉशिंग सोडा जो है, इसका जो कॉमन नेम होता है वो वॉशिंग सोडा होता है, केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कई लोग इसका फार्मूला केवल Na2CO3 लिख देते हैं। हमें जब पेपर में इसका केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो पूरा नाम लिखना चाहिए, Na2CO3.10H2O, पूरा फार्मूला लिखना चाहिए। इसी तरह से केमिकल नेम में कुछ लोग केवल सोडियम कार्बोनेट लिख देते हैं, वो गलत होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट लिखना चाहिए। इसको बनाते कैसे हैं? इसको हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, NaCl लेते हैं, उसके अंदर पानी मिला देते हैं। तो NaCl के अंदर पानी मिलाने से एक कोल्ड सोल्यूशन तैयार हो जाता है NaCl का, जिसे हम ब्राइन कहते हैं। इस ब्राइन को पहले हम NH3 गैस में से पास करते हैं, फिर NH3 गैस में से पास करने के बाद इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पास करते हैं। अब रिएक्शन इसका बहुत ध्यान से देखिए कैसे बना ये। यहाँ पर NH3 है, H2O में से एक H इसमें मिला दीजिए और इसका Cl मिला दीजिए, और क्या बन जाएगा? NH4Cl। अब यहाँ बचा Na, यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हमने इनको दे दिया तो एक हाइड्रोजन बचा है, तो Na और एक H मिल गया, NaH। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन थी, इस ऑक्सीजन को हमने यहाँ भेज दिया तो ये बन गया NaH।
CO3, तो ओवरऑल जो हमारे पास NaHCO3 बनी, लेकिन हमको बनाना क्या है, हमको Na2CO3 बनाना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगले अगले स्टेप में इस Na2CO3 के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और उसको हीट करेंगे। तो दो मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कंपाउंड में CO3 अवेलेबल है तो CO2 गैस बनती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, CO2 गैस बना लेंगे। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचेगी और इस H का इस दो में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस H का जब आप दो में मल्टीप्लाई करोगे तो ये H2 बन जाएगा। इस H का अगर आप दो में मल्टीप्लाई करोगे तो H2 बन जाएगा और एक O मिलकर के H2O बना लेगा। अब यहाँ पर क्या बचा, इस Na का दो में मल्टीप्लाई किया तो Na2 बच गया और दो CO3 थे चूंकि अंदर, तो अभी आपने एक ही CO3 यूज किया है। एक CO3 आपने कैसे यूज किया, एक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, तो आपने H2 के साथ में मिलकर के पानी बना लिया और एक से CO2 बना लिया। तो अभी यहाँ पर चूंकि दो लगा है आगे, तो दो CO3 अवेलेबल है, तो एक CO3 और Na2 मिलकर के Na2CO3 बना देंगे। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस Na2CO3 का रिएक्शन 10H2O से करा देंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जाकर के इसमें जुड़ जाएगा और ये 10H2O बन जाएगा। तो आगे चलें, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका नेचर बेसिक होता है, इसीलिए ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। हीटिंग इफेक्ट की बात करें, अगर हम इसको एक्सेस हीट करेंगे तो इसके अंदर से सारा पानी निकल जाएगा, मतलब जो 10 वाटर मॉलिक्यूल इसमें जुड़े थे वो सबके सब निकल जाएंगे और वो ये एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम सोडा ऐश बोलेंगे। इफरवेंस की कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है। इफरवेंस क्या होता है कि जब हम सोडियम वॉशिंग सोडा को क्या करते हैं, हवा में खुला छोड़ देते हैं, तो इससे 9 वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं और केवल एक वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़ा रह जाता है। इस प्रोसेस को हम इफरवेंस बोलते हैं। when washing soda comes in the contact of air, मतलब जब वॉशिंग सोडे को का कांटेक्ट एयर से होता है तो उसके अंदर से जो 9 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाते हैं और केवल एक ही वाटर मॉलिक्यूल्स उससे जुड़ा रह जाता है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इफरवेंस कहलाता है। यूजेस की बात करें तो इट इज यूजफुल इन द मेकिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड, सोडियम के कंपाउंड्स को बनाने में यूज किया जाता है। इट इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। एक अभी कल हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें पूछ रहा था परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका केमिकल नेम वगैरह लिखिए। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि ये वो कंपाउंड, जब किसी भी कंपाउंड में आपको क्लीननेस की बात की जाए, कहीं कुछ लॉन्ड्री में यूज किया जा रहा है, मतलब सफाई से रिलेटेड बात की जाए, तो हमेशा हम वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे। अगली बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा। कॉमन नेम इसका बेकिंग सोडा होता है, केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। कॉमन नेम इसका इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। इसको बनाते कैसे हैं, फिर हमने वही सेम प्रोसेस ले लेंगे, NaCl ले लेंगे, H2O ले लेंगे, NH4 NH3 ले लेंगे और CO2 ले लेंगे। तो ये सारा लेंगे तो पहला स्टेप हमारे पास, जैसे पहले रिएक्शन में आपने वॉशिंग सोडा में देखा था कि यहाँ हमने किया था और क्या बना था, NaHCO3 बना था। लेकिन हमको वॉशिंग सोडा में चूंकि हमको Na2CO3 बनाना था, इसलिए हमने प्रोसेस को आगे बढ़ाया था। यहाँ हम प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम केवल यहाँ पर इसी स्टेप में जाकर के, मतलब पहले स्टेप में जाकर के इसको रोक देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से ये बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इसका व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, पानी में सॉल्युबल होता है, नॉन करोसिव होता है। नॉन करोसिव बेस का मतलब ज्यादा किसी भी सब्सटेंस को खराब नहीं होने देगा, मतलब हार्मफुल बेस नहीं होता है। इसका इस्तेमाल हम एंटासिड्स के रूप में करते हैं, जैसे पेट में एसिडिटी वगैरह बन जाती है तो खाने वाला सोडा भी इसी को बोलते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल खाने के रूप में भी, खाने में भी करते हैं। इसके हीटिंग इफेक्ट को देखें तो इसको हीटिंग इफेक्ट करेंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बना लेगा, सोडा ऐश बना लेगा, Na2CO3 डॉट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ये बन जाएगा। वाई वी यूज बेकिंग सोडा इन द मेकिंग ऑफ केक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल हम केक बनाने में क्यों करते हैं, तो बेकिंग सोडा जो होता है एक मिक्सचर होता है किसका, टार्टेरिक एसिड का, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो होता है वो एक मिक्सचर होता है किसका, बेकिंग सोडे और टार्टेरिक एसिड का। तो व्हेन इट मिक्स विथ मिक्स, जब हम इसको आपस में मिला देते हैं तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस केक के अंदर फिल हो जाती है और वो केक को कैसा बना देती है, लाइटर और फ्लफी बना देती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ NaHCO3 यूज्ड एज
यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। NaHCO3 का इस्तेमाल हम फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे करते हैं? तो हम जानते हैं कि NaHCO3 को हम सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, जो कि NaHCO3 और H2SO4 से मिलकर के बना होता है। ठीक है, Na2CO3 और H2SO4 से मिलकर के बना होता है। अब क्या होता है कि जब हम जो नॉब होती है फायर एक्सटिंग्विशर की, जब इसको हम ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो NaHCO3 होता है और H2SO4, ठीक है, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और इसके मिक्स होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखो निकलेगी, मतलब NaHCO3 और उसके अंदर H2SO4 होता है, दोनों चीजें होती है। तो जब हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करते ही इसके अंदर चूंकि CO3 पाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक ब्लैंकेट बना लेती है कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन के बीच में। तो जब ऑक्सीजन के बीच में एक लेयर बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो ऑक्सीजन होगी वो उस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगी, और जब रिएक्शन नहीं कर पाएगी तो वो सब्सटेंस जलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल हम बेकिंग पर्पस में करते हैं, किसी चीज को सेकने में। मेकिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स को बनाने में करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में करते हैं, क्योंकि ये किसी भी सब्सटेंस का कलर उड़ा सकता है। ठीक है, कलरलेस बनाने में किसी भी सब्सटेंस को हम करते हैं। अब इसमें देखो मैंने लिखा है, एनी प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फूड वी कंसीडर एज, जैसे आपको कहा जाए कि कोई कोई सब्सटेंस है वो किसी भी दूसरे सब्सटेंस का कलर उड़ा दे रहा है या फिर खाने में यूज किया जा रहा है, तो हमारा दिमाग तुरंत बेकिंग सोडे की तरफ होना चाहिए। और धुलाई की से बात की जा रही है तो वॉशिंग सोडा। अगला कंपाउंड है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो CaOCl2 होता है। इसका कॉमन नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और फार्मूला आपको बता ही दिया मैंने, CaOCl2 होता है। इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्लैग लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम वाटर, ये तीनों नाम एक ही कंपाउंड के हैं। या तो लाइम वाटर भी इसको बोलते हैं, इसी को स्लैग लाइम भी बोलते हैं, इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इनमें से अगर हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ये CaOCl2, मतलब कैसे बना, ये देखो यहाँ से ध्यान से, इसका Ca और इसके अंदर का एक ऑक्सीजन CaO और इसके अंदर का Cl2 मिलकर के क्या बना लेता है, CaOCl2 बना लेता है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, H का 2 में मल्टीप्लाई है H2 और O मिलकर के क्या बना लेगा, H2O। तो इस तरह से ये कंपाउंड हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन गया। अगला है ब्लीचिंग पाउडर, जो होता है व्हाइट कलर का पाउडर होता है। इसकी स्मेल जो होती है वो क्लोरीन की स्मेल की तरह होती है। ये सॉल्युबल होता है ठंडे पानी में। कई बार रिएक्शन पूछा जाता है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद H2SO4। तो आप ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन H2SO4 से कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक Ca है और यहाँ पर एक SO4 है, तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है CaSO4 की। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके पास यहाँ पर Cl2 है तो एक क्लोरीन गैस की पॉसिबिलिटी बन सकती है, और यहाँ पर H2 है और O है तो H2O भी बन सकता है। तो इस तरह से रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। आगे की बात करें तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका इस्तेमाल जो होता है हम लॉन्ड्री में करते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है उसको साफ करने में करते हैं। इसका इस्तेमाल हम क्लोरोफॉर्म को बनाने में करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। छठे कंपाउंड की बात कर लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है पीओपी। जो पीओपी होता है उसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम। Ca से हो गया कैल्शियम, SO4 से हो गया सल्फेट, और हाफ से हो गया हेमी, और H2O से हो गया हाइड्राइड। तो पूरा नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए हम जिप्सम की कंट्रोल हीटिंग करते हैं। तो जिप्सम की कंट्रोल हीटिंग का मतलब जिप्सम को 373 केल्विन पे हम गर्म करेंगे। तो ऐसा करने पर इससे 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और आधा वाटर मॉलिक्यूल्स इससे जुड़ा रह जाएगा, और जब ये जुड़ा रहेगा तो ये पीओपी बना लेगा। आगे हम बात करते हैं कि वाई पीओपी इज प्रिपेयर्ड अंडर द कंट्रोल कंडीशन ऑफ हीट। पीओपी को हम, अभी मैंने आपको बताया कि पीओपी को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट का ध्यान रखना पड़ता है, टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्यों ऐसा रखते हैं हम, ताकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो इसके अंदर आधा वाटर मॉलिक्यूल है वो भी निकल जाएगा,
और ये एक डेड बर्न प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके अंदर पीओपी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि पीओपी में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, थोड़ी सी नमी होती है। तो इसीलिए हम हीटिंग का ध्यान रखते हैं। अगर हम बहुत तेज हीटिंग करेंगे तो